everyone, welcome to our channel the GR Learning. So today I am going to teach the topic constants and its types. So मैंने अपने previous lecture में character sets discuss किए थे. मैं थोड़ी brief intro दे देती हूँ उसकी कि character sets में हमने क्या क्या पढ़ा था. एक alphabets पढ़े थे, एक digits पढ़े थे, एक special symbols पढ़े थे. ठीक है. अब जब हम अल्फाबेट्स, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जो कि है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स. सो इस लेक्चर में हम सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कीवर्ड्स, वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. इस लेक्चर में मैं करूंगी कॉन्स्टेंट्स एंड इट्स टाइप्स. अब कॉन्स्टेंट्स, ठीक है. कांस्टेंट नाम जो हमने सुना होता है, इंग्लिश में हमने सुना हुआ है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज फिक्स हो, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो चीज परमानेंट है उसको हम क्या कह देते हैं? कांस्टेंट. सो कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या है? ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. जो चीज क्या है? फिक्स्ड है. एक बार अगर हमने वो लिख दिया कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज. ओके. तो अब सी में भी ऐसे ही जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स, वैसे ही सी में भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं. वो वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो क्वांटिटीज जो कभी चेंज नहीं हो सकती. तो सेकंड लाइन क्या है? अब मैं सेकंड जो इसकी पॉइंट है उसको समझाने से पहले एक चीज समझाऊंगी. हमारे कंप्यूटर में क्या होती है? एक मेमोरी होती है. ठीक है. सपोज मेरी कंप्यूटर की मेमोरी है. ठीक है. अब सपोज एक कांस्टेंट है मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे प्रोग्राम के अंदर एक कांस्टेंट है. जब भी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एक कांस्टेंट को कंसीडर करती हूँ तो वो मेमोरी में जाके कहीं पे स्टोर हो जाता है. ठीक है. सपोज ये एक स्पेस है, मैंने कांस्टेंट क्या डिक्लेयर किया? 20. तो वो जो 20 है वो मेमोरी में जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, फिक्स रहेगा. ये है, इसको चेंज नहीं कर सकती. ठीक है. तो सेकेंड लाइन लिखिए, दिस क्वांटिटी कैन बी स्टोर्ड एट अ लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. एक लोकेशन जो कि मेमोरी की, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है मेरा कांस्टेंट. ठीक है. ये क्या? मेरा कांस्टेंट एंड दिस इज माय मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो कांस्टेंट क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है. उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. इक्वेशन ली मैंने एक. ठीक है. उसमें मैंने बताना है कि कांस्टेंट कौन सा होगा. तो मैं एक इक्वेशन लेती हूँ. सपोज आई हैव इक्वेशन 3x + y = 20. अब x जो है इसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ, मतलब कि चेंजेबल है ये. ठीक है. ये जो x में जो वैल्यू है वो मैं कोई भी स्टोर कर सकती हूँ. मैं 10 कर सकती हूँ, मैं 20 कर सकती हूँ, मैं 30 कर सकती हूँ, मतलब चेंजेबल क्वांटिटी है ये x. बट जब मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, मैं 3 को नहीं ना चेंज कर सकती. ये इक्वेशन ऐसे की ऐसे ही रहेगी. तो 3 क्या हो गया? मेरा कांस्टेंट. ठीक है. ऑन द सेम साइड y की जो वैल्यूज है मैं उसको चेंज कर सकती हूँ. मैं 10 कंसीडर कर सकती हूँ, 20 कर सकती हूँ, 30 कर सकती हूँ, 40 कर सकती हूँ. इसलिए y जो है वो कांस्टेंट नहीं है. अब यहाँ पे 20 जो है ये कांस्टेंट है. ठीक है. क्योंकि ये वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है कि अब यहाँ पे 20 रहेगी इक्वेशन में. इसलिए हेयर 20 एंड 3 can't change, so they are called constants. इतनी बात आपको क्लियर होगी कि कांस्टेंट्स क्या होती है? जो चीज फिक्स है हमारे प्रोग्राम में, जिसकी वैल्यू जो मैं चेंज नहीं कर सकती. ठीक है. अब यहाँ पे मैं ना 3 को चेंज कर सकती हूँ ना 20 को चेंज कर सकती हूँ. जब मैं ये इक्वेशन जो है अपने प्रोग्राम में लिखूंगी तो क्या होगा? मेरे मेमोरी में जो है वो क्या बन जाएगी? स्पेस बन जाएगी, एक लोकेशन बन जाएगी. ऐसे एक ये लोकेशन, एक ये लोकेशन. ठीक है. एक लोकेशन पे 20 स्टोर हो जाएगा, एक लोकेशन पे 3 स्टोर हो जाएगा. ठीक है. इतनी बात आपको क्लियर होगी. इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल अगर आपको कोई पूछे दैट व्हाट इज कांस्टेंट, तो आप उसको इजीली बता सकते हो दैट आई एम कंसीडरिंग द इक्वेशन 3x + y = 20. हियर जो 3 है वो मेरा क्या है? कांस्टेंट. 20 क्या है? कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती. मैं x और y में कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकती हूँ, बट 3 और 20 की जगह मैं वैल्यू पे चेंज नहीं कर सकती. इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारा कांस्टेंट. आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम इसकी टाइप्स पे आते हैं. So there are mainly 2 types of constants. One is primary constant and another one is secondary constants. ठीक है. तो प्राइमरी कांस्टेंट्स जो है वही इंपॉर्टेंट होते हैं और इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं, सेकेंडरी कांस्टेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. बट इन दिस लेक्चर मैं आपको जस्ट प्राइमरी कांस्टेंट्स के बारे में बताऊंगी क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट है. तो मैं जस्ट सीधा ही एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम के बारे में नहीं बताऊंगी.
मैं जस्ट प्राइमरी कांस्टेंट्स के बारे में बताऊंगी, इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। सेकेंडरी कांस्टेंट्स जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अरे क्या होता है, इसके ऊपर एक एक लेक्चर जो है अलग से बनेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कांस्टेंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। प्राइमरी कांस्टेंट में पहले होता है हमारा इंटीजर कांस्टेंट। आप ये नोट डाउन कर लो पहले इसकी टाइप्स, देन मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ इंटीजर कांस्टेंट कौन सा होता है और किसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और वन थिंग मोर कि आपको जो है कांस्टेंट्स की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एरर फ्री हो, तो हमें कांस्टेंट्स जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए कि कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं कांस्टेंट्स की। तो उसकी हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री बने। तो इसको आप नोट डाउन कर लो टाइप्स को, फिर हम प्राइमरी कांस्टेंट की पहली कैटेगरी डिस्कस करते हैं, विच इज इंटीजर कांस्टेंट। सो फर्स्टली हम इंटीजर कांस्टेंट्स के रूल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट्स। सो इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? देखिए, दो तरह के कांस्टेंट्स जो है मैं यहाँ पे बताऊंगी। फर्स्टली एक वन इज डेसिमल कांस्टेंट्स एंड अनदर वन इज इंटीजर कांस्टेंट्स, ठीक है। अब इंटीजर का मतलब क्या है? हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं दैट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर मतलब जो डेसिमल के बिना वैल्यू हो, सपोज 23, 24, 26, मतलब जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट ना आए, जिसमें कोई डेसिमल ना आए, उसको हम कहते हैं दैट इट इज इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 23 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, ठीक है, कोई भी वैल्यू, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर। अब सपोज करो मैं कहूं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का क्या मतलब है कि उसमें वैल्यू में डेसिमल आएगा। कैसे? 24.5, 26.9, ठीक है, ये कौन से कॉन्स्टेंट्स हो गए? डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट भी कह देते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने डिस्कस करने हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। अब इंटीजर कांस्टेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है? एन इंटीजर कांस्टेंट्स मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मस्ट हैव एट लीस्ट वन, मतलब एक तो होना ही चाहिए। डिजिट्स हमने पढ़े थे कौन से होते हैं? 1 to 9, 1 to 9 में से कोई ना कोई डिजिट जो है वो होना चाहिए, तभी हम कंसीडर करेंगे दैट इट इज इंटीजर कांस्टेंट। अगर कोई डिजिट ही नहीं होगा तो हम उसको कंसीडर ही नहीं कर सकते कि वो इंटीजर कांस्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है, इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। वही मैंने आपको बात बताई कि इंटीजर कांस्टेंट्स वो होंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, +23 भी हो सकता है, या -23 भी हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। उसके बाद इफ नो साइन प्रीसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। सपोज मैंने सीधा लिख दिया 23, तो मैं इसको कौन सा इंटीजर कांस्टेंट कंसीडर करूंगी? पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कोई भी साइन जो है इसके आगे नहीं लगा हुआ। यही लिखा है, इफ नो साइन प्रीसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज assumed to be positive। उसके आगे है नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। मैं ऐसे नहीं लिख सकती, यहाँ पे मैं ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकती, मैं यहाँ पे ऐसे कॉमा नहीं डाल सकती, ठीक है। 23 अगर मुझे लिखना है तो उसको साथ साथ में लिखना पड़ेगा, कॉमा और ब्लैंक स्पेस जो है वो अलाउ नहीं है इंटीजर कांस्टेंट्स में। द अलाउएबल रेंज इज -3 to 7682 +3 to 767। ये रेंजेस होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डाटा टाइप्स डिस्कस करेंगे ना, तब हम रेंजेस को डिस्कस करेंगे। तो ये था इंटीजर कांस्टेंट को अगर हमने लिखना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके कुछ रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए। कि पहली बात तो आपको ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंटीजर कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है, मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यू ना हो, सिंपल डिजिट्स हो, 23, 24, 26, ये सारे क्या है? इंटीजर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं है। फिर ये प्लस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई साइन प्रीसीड नहीं किया गया मींस ये पॉजिटिव है। उसके बाद इसमें ब्लैंक स्पेसेस नहीं आ सकती, इसमें कॉमास को यूज नहीं कर सकते हम इंटीजर कांस्टेंट्स में, और इसकी रेंज, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके अगला जो है वो डिस्कस करते हैं।
So second one is real constants, which is also called as floating point constant और decimal constants. ठीक है, इसको floating point भी कहते हैं या फिर डेसिमल भी कहते हैं, डेसिमल कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं. ठीक है, अब इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जब डिस्कस करे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक डेसिमल कॉन्स्टेंट्स या फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, जो कि हमने ये डिस्कस करना है, रियल कॉन्स्टेंट्स भी जिनको कहते हैं. ठीक है, अब रियल कॉन्स्टेंट्स में पहली लाइन तो भैया रियल कॉन्स्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, उसके आगे इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट. इसमें डेसिमल पॉइंट जो होना चाहिए, लाइक जैसे मैंने लिखा 2.3, 23.4 एंड सो ऑन. इसमें डेसिमल पॉइंट जो होता है ना वो तो होना ही चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट इट इज द रियल कांस्टेंट. उसके आगे है इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वही जैसे इंटीजर कांस्टेंट होता था. उसके बाद सेम इफ नो साइन प्रीसीड्स द रियल कांस्टेंट इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव. अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे. उसके बाद नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन रियल कांस्टेंट्स. सारी लाइन सेम है. ठीक है, कुछ ही डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है कि डेसिमल पॉइंट जो है इसमें ऐड ऑन हो जाता है. उसके बाद आप पूछेंगे इसकी रेंज क्यों नहीं लिखी. रेंज वाला जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाती हूँ. एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है एक, वो सारा अलग से टॉपिक है, वो मैं इसी में समझा देती हूँ आपको. जो हमारा रियल कांस्टेंट है आप पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर वो मैं अलग से आपको समझाती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सारा कंसेप्ट. अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हम क्यों यूज करते हैं. हम रियल कांस्टेंट जो होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन एक एक्सपोनेंट फॉर्म से भी करते हैं. अब सपोज करो लाइक मेरे पास रियल कांस्टेंट है 2.330000, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती. ठीक है, इसके लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं. देखो, in exponential form of representation the real constant is represented in two parts. जो real constants होते हैं वो दो parts में जो होते हैं represent किए जाते हैं. one is mantissa and another one is exponent. suppose मेरे पास मैंने example लिया है एक 132 plus 32e minus 5. ठीक है, अब जो plus 32 है ना इसको मैं क्या कहूंगी, ये है मेरा mantissa part. ठीक है, जो वैल्यू है, और -5 क्या है मेरा एक्सपोनेंट पार्ट. और जो रियल कांस्टेंट्स होती है ना इसकी रेंज जो होती है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होती है, इसलिए हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं जब हम रियल कांस्टेंट्स की बात करते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन द रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज in two parts, one is mantissa and another one is exponent. ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिया है +32e -5 है, तो 32 जो है +32 है वो mantissa है और -5 जो है वो एक्सपोनेंट पार्ट है. वैसे ही अगर यहाँ पे है 4.1e8, ठीक है, तो e से पहले वाला जो है वो mantissa है एंड 8 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट. ऐसे ही 0.2e + 3, 0.2 क्या है, -0.2 क्या है mantissa पार्ट और +3 क्या है मेरा एक्सपोनेंट पार्ट. अब आप पूछेंगे लाइक व्हाट इज mantissa एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट, मैं अभी आपको बताती हूँ. आप पहले इतना नोट डाउन कर लो कि जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो दो पार्ट्स में लिखी जाती है. दो पार्ट्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक होता है mantissa पार्ट, एक होता है एक्सपोनेंट पार्ट. ठीक है, mantissa पार्ट वो होता है जो e से पहले होता है और एक्सपोनेंट पार्ट वो होता है जो e के बाद होता है. ठीक है, इसके भी रूल्स है, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखने के भी रूल्स है. जैसे रियल कांस्टेंट्स लिखने के रूल्स हैं वैसे इंटीजर कांस्टेंट्स लिखने के रूल्स है, वैसे ही एक्सपोनेंट फॉर्म को लिखने के रूल्स होते हैं, वो हम लिखते हैं अभी. आप पहले इतना नोट डाउन कर लो. So rules for constructing real constants in exponential form. अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि लाइक हम रियल कांस्टेंट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों नहीं लिखते हैं. सपोज करो मेरे पास वैल्यू जो है डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लाइक मेरे पास आ गया 0.233004 इंक्रीज हो गई है, तो इस टर्म को मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, सपोज करो मेरे पास वैल्यू आ गई है 0.00005.
ठीक है, इसको मैं एज अ रियल कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन के साथ स्टोर नहीं कर सकती कांस्टेंट को, इसलिए मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब रियल कांस्टेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो मैंने कहा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसमें टू पार्ट्स होते हैं, वन इज मेंटिसा एंड अनदर वन इज एक्सपोनेंट, ठीक है, और जो ई है वो सेपरेट करता है मेंटिसा और एक्सपोनेंट को, ठीक है। अब मैं इसको कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकती हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, एक मिनट। अब पहले ना ये पॉइंट्स जो है इसके ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं इसकी एग्जांपल अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। अब मैंने रियल कांस्टेंट जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। द मेंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय अ लेटर ई। ये एग्जांपल हमने पढ़ी है दैट जो हमारा मेंटिसा पार्ट है और एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो किसके साथ सेपरेट है, ई के साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द मेंटिसा पार्ट में हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। जो मेंटिसा पार्ट है ये वाला आगे वाला, इसके साइन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद है डिफॉल्ट साइन ऑफ मेंटिसा पार्ट इज पॉजिटिव, अगर कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। उसके आगे एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट विच मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। उसके आगे रेंज बता दी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, जो रियल कांस्टेंट्स की रेंज होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही होती है। ये कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रियल कांस्टेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स को करने के रूल्स है, वैसे इसके भी रूल्स हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसके एक एग्जांपल समझा देती हूँ आपको कि रियल कांस्टेंट है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें पहले बात तो पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट फॉर्म है हम वो यूज ही क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए अब जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं ना उसको हमें पता है कि हम डेसिमल जो है डेसिमल पॉइंट होना चाहिए रियल कांस्टेंट्स में। सपोज करो मेरे पास है 23.1, ठीक है, इसको तो मैं एज अ रियल कांस्टेंट कंसीडर कर लूंगी, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। सपोज करो 23.11654, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ गए, 3 and 5 डिजिट्स, ठीक है। इसको मैं रियल कांस्टेंट में कंसीडर नहीं कर सकती, ठीक है रियल कांस्टेंट, बट इसको मैं एज अ रियल कांस्टेंट फॉर्म में नहीं लिख सकती, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस नंबर को, इस डिजिट्स को, ये वाले पीछे वाले, ठीक है। रियल कांस्टेंट में ओनली 1 डिजिट ही एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए हमें जो है रियल कांस्टेंट्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो पढ़नी पड़ती है। अब देखो अब ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, इसको मैं नहीं कह सकती कि ये रियल कांस्टेंट है, इसको मैं तब भी कह सकती हूँ रियल कांस्टेंट जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये क्या है मेरा डेसिमल, ठीक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट आनी चाहिए, तो मुझे अपने डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे, तभी 0.5 बनेगा। जब हम अपने डेसिमल को पीछे की तरफ लेके जाते हैं ना तो मेरे माइनस का साइन आता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस जाती है, देखो 1 2 3 4 डिजिट मैंने पीछे लेके जाना है, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 0.5 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -4, ठीक है, ठीक है। और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 0.5 e -4, ठीक है। 0.5 क्या है मेरा मेंटिसा पार्ट एंड -4 क्या है मेरा एक्सपोनेंट, और ये वाला पार्ट। अब इधर क्या है, जो 23 है इसके बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 197, ठीक है। मैं इधर नहीं लेके जाना अपने डेसिमल को, मैंने किधर लेके जाना है, आगे, ठीक है। डेसिमल को मैं आगे लेके गई, कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स, तो मेरा क्या आएगा 0.23197 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि मैं आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। जब मैं पीछे की तरफ लेके जाती हूँ तो माइनस का साइन आता है, जब मैं आगे की तरफ लेके जाती हूँ तो प्लस का साइन आता है 10 रेज़ टू पावर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.23197 e2, ठीक है, 10 की जगह वो e लिख देते हैं, और एक्सपोनेंट क्या आ गया मेरा 2, और ये क्या मेरा मेंटिसा पार्ट, और ये क्या मेरा एक्सपोनेंट पार्ट। आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी आ गई होगी कैसे लिखते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि सपोज करो जो मेरा रियल कांस्टेंट होता है, ठीक है, सपोज 2.3 है, ये वैल्यू स्टोर हो जाती है एज अ रियल कांस्टेंट, बट इसके आगे पॉइंट के आगे ज्यादा डिजिट्स आ जाए तो उसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ता है।
उसको हम कैसे लिखते हैं, सपोज करो ये मेरे पास नंबर है 0.00005, इसको मैं एज अ रियल कांस्टेंट स्टोर नहीं कर सकती, मुझे इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना पड़ेगा। उसको लिखने के लिए मैंने क्या किया, ये जो डेसिमल यहाँ पे था ना, मेरे को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डिजिट एक्सेप्टेबल है पॉइंट के बाद, तो इधर लेके जाना है जब, तो यहाँ पे आएगा -4। जब हमने पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाना होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, -4, तो यहाँ पे आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4। 0.5 वाला पार्ट क्या है मेरा, मेंटिसा, और 10 की जगह मैं लिख देती हूँ ई, और -4 मेरा क्या आ गया, एक्सपोनेंट। उसके आगे सेकंड एग्जांपल है कि सपोज 23 है, इसकी यहाँ पे पॉइंट है। अब मैं ऐसे तो नहीं ना कर सकती 23197.0, नहीं ऐसे नहीं कर सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट को आगे लेके आना पड़ेगा, तभी मैं लिख सकती हूँ 0.23197 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, E2। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी तो 0 के बाद जो यहाँ पे जो डेसिमल है, इसके बाद भी तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स आए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमारा जो पॉइंट है उसके बाद मल्टीपल डिजिट्स नहीं आ सकते, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। ये तो अब मेंटिसा पार्ट बन गया ना, मेंटिसा पार्ट में आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती कि नहीं आ सकते। आई होप आपको इतनी बात की क्लैरिटी होगी। अब हम इसके बाद करते हैं करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, जो हमारी थर्ड टाइप है, उसको हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स की। सो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर कॉन्स्टेंट्स आर, करेक्टर कॉन्स्टेंट सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। जब भी हम अपने किसी भी स्पेशल सिंबल या डिजिट या अल्फाबेट को सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर देते हैं ना, सपोज सिंगल कोट्स में मैंने इनक्लोज कर दिया है दिस वन ए, तो ये मेरा क्या बन गया, करेक्टर कांस्टेंट। या ए की जगह मैं डिजिट लिख दूं, 1 लिख दूं, या मैं यहाँ पे लिख दूं स्पेशल सिंबल लिख दूं, हैशटैग लिख दूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाता है, करेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। तो अ करेक्टर कांस्टेंट इज आइदर अ सिंगल अल्फाबेट, पर अल्फाबेट सिंगल होना चाहिए, या सिंगल डिजिट होना चाहिए, या सिंगल अल्फाबेट होना चाहिए, या सिंगल स्पेशल सिंबल होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ पे मैं 1 लगा दूं साथ में, नो, ओनली सिंगल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है सिंगल। अ करेक्टर कांस्टेंट इज आइदर अ सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू द लेफ्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू द लेफ्ट, मतलब ऐसे लिखे होने चाहिए इन्वर्टेड कॉमा, इधर वाली साइड जा रहे होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर ऐसे लिखती हूँ ना मैं, ए इन्वर्टेड कॉमा लेफ्ट हैंड साइड को पॉइंट कर रहे हैं, इज अ वैलिड करेक्टर कांस्टेंट, वेयर एज अगर मैं ऐसे लिख दूं इन्वर्टेड कॉमर्स को, तो ये क्या है, वैलिड नहीं है ये वाली चीज, ठीक है, ये चीज वैलिड नहीं है, मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को ही इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो पॉइंट करते होने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ 1 करेक्टर, एक ही करेक्टर आ सकता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, 2 करेक्टर्स नहीं आ सकते, इसलिए मैक्सिमम लेंथ क्या है, 1 करेक्टर। तो यही था हमारे 3 कॉन्स्टेंट्स जो कि मेन है प्राइमरी कांस्टेंट, वन इज इंटीजर, अनदर वन इज रियल कांस्टेंट एंड लास्ट वन इज करेक्टर कांस्टेंट्स, ठीक है। आपको आई होप कांस्टेंट्स का टॉपिक समझ आया होगा, इसकी टाइप से समझ आई होंगी। सेकेंडरी कांस्टेंट्स जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम एरे करेंगे, पॉइंटर्स करेंगे, वो तब डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।